हिंद दोस्तों हमारी जी.एस. सुधा बुक की लर्निंग सीरीज चल रही थी जिसमें हम प्राचीन भारत पढ़ रहे थे। दोस्तों हम प्राचीन भारत के अंतर्गत वैदिक सभ्यता पढ़ रहे थे। दोस्तों आज हम वैदिक सभ्यता का भौगोलिक विस्तार देखेंगे। ओके दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आर्यों के प्रारंभिक इतिहास की जानकारी का मुख्य स्रोत ऋग्वेद है। इस वेद में आर्यों के निवास स्थल हेतु सप्त सैंधव क्षेत्र का उल्लेख मिलता है, जिसका अर्थ 7 नदियों का प्रदेश होता है। ये नदियाँ निम्नलिखित हैं: सिंधु, सरस्वती, शतुद्री, विपाशा, वितिस्ता, परुषणी एवं अस्कनी। प्रमुख ऋग्वैदिक कालीन नदियाँ। प्राचीन नाम नदी का और आधुनिक नाम। सिंधु नदी का नाम इंडस था, शतुद्री का सतलज था, विपाशा का व्यास था, वितिस्ता का झेलम है, परुषणी का रावी है, अस्कनी चिनाब, गोमती, गोमल, सदानीरा का गंडक। दोस्तों ये क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि सिंधु नदी को पहले किस नाम से जाना जाता है। ओके दोस्तों, तो इंडस नाम से जाना जाता है। इसी टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं। ऋग्वेद से ही प्राप्त एक जानकारी के अनुसार आर्यों का विस्तार अफगानिस्तान, पंजाब एवं उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग तक था। सतलज नदी से यमुना नदी तक के क्षेत्र को ब्रह्मावर्त कहा जाता था। नोट: सबसे प्राचीन स्मृति मनुस्मृति में सरस्वती नदी एवं इसकी सहायक दृश्यद्रुति नदी के मध्य के क्षेत्र को ब्रह्मावर्त कहा गया है। इस क्षेत्र को अत्यंत पवित्र माना जाता है। सरस्वती नदी की अन्य सहायक नदी आपया थी। आर्यों ने गंगा नदी एवं यमुना नदी के दोआब क्षेत्र तथा इसके सीमावर्ती क्षेत्रों पर भी अपना अधिकार कर लिया था, जिसे ब्रह्मा ऋषि देश कहा गया है। कालांतर में आर्यों ने हिमालय पर्वत से विंध्य पर्वत तक और पूर्वी समुद्र से पश्चिमी समुद्र तक के समस्त भाग पर भी अपना अधिकार कर लिया था, जिसे आर्यावर्त कहा गया है। ऋग्वेद में हिमालय पर्वत तथा इसकी एक चोटी मुंजवत का विवरण मिलता है। मुंजवंत सोमरस हेतु प्रसिद्ध थी। वैदिक संहिताओं में कुल 31 नदियों का विवरण मिलता है, जिनमें से सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद में 25 नदियों का उल्लेख है। नोट: ऋग्वेद के 10वें मंडल के नदी सूक्त में केवल 21 नदियों का ही उल्लेख है। ऋग्वेद के 10वें मंडल के नदी सूक्त में वर्णित प्रथम नदी गंगा तथा अंतिम नदी गोमती है। ऋग्वैदिक काल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी सिंधु को बताया गया है। सर्वाधिक उल्लेख, वर्णन तथा स्तुति सिंधु नदी की ही है। इस काल की दूसरी सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी सरस्वती थी। इस काल की सर्वाधिक पवित्र नदी सरस्वती को बताया गया है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद में सरस्वती नदी को नदीतमा, मातेतमा, देवीतमे एवं अम्बितमे कहा गया है। ऋग्वेद में वर्णित अधिकांश नदियों का प्रवाह गंगा यमुना के पश्चिम क्षेत्र में था। ऋग्वेद में गंगा नदी तथा सरयू नदी का 1 बार उल्लेख और यमुना नदी का 3 बार उल्लेख मिलता है। राजनीतिक स्थिति: ऋग्वैदिक काल का समाज कबीलाई व्यवस्था पर आधारित था। ऋग्वैदिक काल के लोग कबीलों एवं जनों में विभाजित थे। ऋग्वेद में राजा कबीले का प्रधान था। ऋग्वेद में राजा को कबीले का संरक्षक गोप्ता जनस्य कहा गया है। ऋग्वैदिक काल में राजा हेतु गोप शब्द का प्रयोग हुआ है। ऋग्वैदिक काल में राजा का पद आनुवांशिक हो गया था, लेकिन राजा को केवल सीमित अधिकार ही प्राप्त थे। इस काल में एक समिति को राजा को चुनने एवं उसको पदच्युत करने का अधिकार प्राप्त था। इस काल में राजा युद्ध का स्वामी होता था, भूमि का स्वामी नहीं। भूमि का स्वामित्व जनता में निहित होता था। नोट: ऋग्वेद में राजा को नगरों पर विजय प्राप्त करने वाला पुराभेता कहा गया है। ओके दोस्तों, ऋग्वैदिक काल में राज्य का मूल आधार कुल परिवार होता था। इस कुल अर्थात परिवार का प्रधान कुलप गृहपति कहलाता था। कई कुलों के समूह को मिलाकर एक ग्राम का निर्माण होता था, जिसका प्रधान ग्रामणी कहलाता था। कई गांवों के समूह को मिलाकर एक विश्व का निर्माण होता था, जिसका प्रधान विश्वपति कहलाता था। कई विषयों के समूह को मिलाकर एक जन का निर्माण होता था, जिसका प्रधान जनपति कहलाता था। नोट: ऋग्वेद में ग्राम सामान्यतः 100 जनों के एक समूह को इंगित करता था, एक गांव को नहीं। ऋग्वेद में जन शब्द का उल्लेख सर्वाधिक बार हुआ है। पृथ्वी तथा राजा शब्द का उल्लेख 1 बार हुआ है, जबकि जनपद शब्द का उल्लेख 1 बार भी नहीं हुआ है।
ऋग्वेद के 7वें मंडल में परुषणी, आधुनिक नाम रावी नदी के तट पर लड़े गए दस युद्ध का वर्णन है। दसराग युद्ध भरत वंश के राजा सुदास एवं अन्य 10 राजाओं, 5 आर्य तथा 5 अनार्य के मध्य हुआ था। दसराग युद्ध में भरत वंश के राजा सुदास की विजय हुई थी। दसराग युद्ध में भरत वंश के राजा सुदास के पुरोहित वशिष्ठ थे। ऋग्वैदिक काल में आर्यों की प्रशासनिक इकाइयाँ 5 भागों में विभाजित थी। इस काल में ही कई जनतांत्रिक संगठनों अथवा सभाओं का विकास हुआ था, जिनमें से सभा, समिति एवं विद्य प्रमुख हैं। इनमें राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं धार्मिक प्रश्नों पर चर्चाएं होती थी। ये संगठन संस्थाएं राजा की शक्तियों पर नियंत्रण रखने के साथ साथ उसको राजा को परामर्श भी देते थे। सभा वृद्ध तथा अभिजात लोगों की एक संस्था थी। सभा को मंत्री परिषद भी कहा जाता है। समिति सामान्य जनता की एक प्रतिनिधि सभा थी। समिति राजा पर नियंत्रण रखती थी। समिति केंद्रीय राजनैतिक संस्था कहलाती थी। सभा एवं समिति राजा को सलाह देने वाली संस्थाएं थी। आर्यों की सबसे प्राचीन संस्था वित्त थी। माना जाता है कि वित्त में कबीलाई तत्वों की प्रमुखता थी। ऋग्वेद में विद्वत का उल्लेख सर्वाधिक बार हुआ है। ऋग्वैदिक काल में महिलाएं भी राजनीति में भाग लेती थीं। ऋग्वैदिक काल में बलि एक प्रकार का कर था जो स्वेच्छा से प्रजा के द्वारा अपने राजा को दिया जाता था। राजा इस कर के बदले अपनी प्रजा की सुरक्षा की जिम्मेदारी का निर्वहन करता था। राजा के पास स्थायी रूप से सेना नहीं होती थी, लेकिन युद्ध के समय राजा नागरिकों के रूप में सेना का संगठन कर लेता था। ओके दोस्तों आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। कल से हम आर्थिक स्थिति से चालू करेंगे। ओके दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों ये बुक आप लोग यदि पूरी पढ़ लेते तो आप लोगों की जीके बहुत अच्छी हो जाएगी। ओके दोस्तों, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।